हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। इससे पीछे के वीडियो में यानी 13 पार्ट में मैंने कंस्ट्रक्टर समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो फिर ये आगे का क्लास आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जावा में क्या होता है। तो यहाँ दो शब्द हैं, एक शब्द है कंस्ट्रक्टर और एक शब्द होता है ओवरलोडिंग। ये दोनों शब्द प्रयोग किए आते हैं हमारे मेथड के लिए, जो जावा में हम मेथड बनाते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूं कि ओवरलोडिंग क्या होता है। अगर आपने कोई एक क्लास बनाया है और आपके क्लास में बहुत सारे मेथड हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि हम सारे मेथड्स का नाम एक ही रखेंगे, तो आपको इसकी अनुमति है, मगर करना ये होगा कि जितने भी मेथड होंगे जिनका नाम सेम होगा, उनके पैरामीटर के नंबर में के डेटा टाइप में अंतर होना चाहिए। जैसे आपने एक सम नाम का मेथड बनाया, उसमें इंटीजर ए का मैं इंटीजर भी ले लिया। एक सम नाम का आपने मेथड और बनाया, उसमें 3 इंटीजर ले लिए। एक सम नाम का और मेथड बनाया, उसमें 2 फ्लोट ले लिया। माने पैरामीटर की जो लिस्ट है उनमें अंतर होना चाहिए या उनके डेटा टाइप में अंतर होना चाहिए। तो हमारा जो कंपाइलर होता है, हम जब ऐसे मेथड को कॉल करते हैं जिनके नाम सेम है, तो जो वैल्यू आप पास करते हैं उसके टाइप से वो समझ जाता है कि हमें किस मेथड के अंदर जाना चाहिए। और कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि ऐसा मेथड जो क्लास के अंदर मौजूद होगा और क्लास का जब कोई ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनाया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा, तो उसे हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो हमें जावा में अनुमति मिलता है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। माने कंस्ट्रक्टर का जो परिभाषा है कि क्लास के अंदर मौजूद मेथड अगर कंस्ट्रक्टर है तो वो इटसेल्फ कॉल होगा, और ओवरलोडिंग की जो परिभाषा होती है कि कई मेथड के नाम हम सेम दे सकते हैं, बस उसके पैरामीटर में अंतर होने चाहिए। तो इन जावा एक कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक ए मेथड, यानी जावा होगा जो उसमें कंस्ट्रक्टर एक मेथड के तरीके से है, मगर ये रिटर्न नहीं करता है वैल्यू, और इसे आप ओवरलोडेड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा इज ए टेक्निक of having more than one constructor with different parameter list। यानी जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की तकनीकी है, इसमें होगा क्या कि हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर मेथड रखेंगे, उनके नाम सेम होंगे मगर उनके पैरामीटर लिस्ट में अंतर होगा। दे आर अरेंज्ड इन ए वे दैट ईच कंस्ट्रक्टर परफॉर्म ए डिफरेंट टास्क। माने हम लोग इनको जो अरेंज करेंगे उनके टास्क के बिहाफ पे अरेंज करेंगे, और हमारा कंपाइलर कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि हमें किस मेथड को कॉल करना है। तो जो नंबर ऑफ पैरामीटर आप पास करोगे या जो डेटा का टाइप होगा उसके बिहाफ पे वो आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में डिटेल हुआता है। तो चलिए बिना देर किए हुए पहले इसका एक प्रोग्राम हम लोग बना के देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। मैंने एक क्लास बनाया है इम्प्लाई करके। मैंने इसमें 4 फील्ड लिए हैं, डेटा लिए हैं, वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर ईआईडी, स्ट्रिंग नेम, इंटीजर एज, फ्लोट सैलरी। तो ये 4 हमारे डेटा मेंबर हैं। अब अगर आप देखो तो इसमें मैंने एक मेथड बनाया है इम्प्लाई नाम का, दूसरा मेथड भी है इम्प्लाई नाम का, तीसरा मेथड भी है इम्प्लाई नाम का, चौथा मेथड भी है इम्प्लाई नाम का। तो जब किसी क्लास के अंदर जो मेथड बनाया जाए उसका नाम वही ही हो जो आपके क्लास का है, तो ये हो जाता है कंस्ट्रक्टर। और इसका एक विशेष डिफिनेशन ये होगा कि जब आप इस क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड होंगे वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड होंगे। और बात यहाँ आ रही है कि यहाँ तो मैंने बहुत सारे मेथड बना रखे हैं, सबका नाम सेम है। यहाँ भी इम्प्लाई है, यहाँ भी इम्प्लाई है, यहाँ भी इम्प्लाई है, यहाँ भी इम्प्लाई है। तो हुआ ये कि ये कंस्ट्रक्टर के साथ साथ ओवरलोडिंग की टेक्निक हो गई, क्योंकि ओवरलोडिंग ये अनुमति आपको देता है कि सेम नाम के मेथड आप यूज कर सकते हो, बस उसके पैरामीटर में लिस्ट
में अंतर होना चाहिए। जैसे देखो अगर आप, तो इसके पास कोई पैरामीटर नहीं है। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे 2 पैरामीटर है, वो भी इंटीजर और स्ट्रिंग करके। यहाँ देखो तो 3 है, इंटीजर स्ट्रिंग और फिर इंटीजर करके। और यहाँ 4 है, इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर और फ्लोट करके। तो पैरामीटर के नंबरिंग में या उनके डेटा टाइप में अंतर होना चाहिए। और आप एक ही नाम के बहुत सारे मेथड बनाओगे तो वो मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा। और चूंकि सारे मेथडों का नाम सेम है तो ये जो हमारा होगा ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कैटेगरी में आएगा। तो मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर 2 प्रकार का होता है। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बिना पैरामीटर वाला, तो मैंने इम्प्लाई नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं लिया है। दैट इसके अंदर मैंने केवल एक मैसेज प्रिंट करा दिया है। अगर दूसरे मेथड की बात की जाए तो मैं इसमें 2 पैरामीटर ले रहा हूं और जो मैंने यहाँ वेरिएबल ऊपर ले रखा है इंस्टेंस वेरिएबल, उसमें उसकी वैल्यू असाइन कर रहा हूं। ऐसे यहाँ 3 के लिए किया गया है और ऐसे यहाँ 4 के लिए किया गया है। और यहाँ मैंने डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया है जिनमें सारे वेरिएबलों फील्ड्स के वैल्यूओं को मैंने केवल प्रिंट किया है। अब हमारा दूसरा क्लास आया है जिसके अंदर मेन मेथड है। तो अगर आप देखो तो मैंने यहाँ इम्प्लाई नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका नाम E1 दिया है। तो चूंकि इम्प्लाई नाम का जो क्लास है उसमें कंस्ट्रक्टर मेथड है, तो ये कैसे जानेगा कि किसको हमें कॉल करना, चूंकि बहुत सारे कंस्ट्रक्टर मेथड बनाए गए हैं। तो यहाँ चूंकि कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया है तो ये उस मेथड को कॉल करेगा जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है ऊपर जो मैंने बनाया था। यहाँ मैं 2 वैल्यू भेज रहा हूँ, एक इंटीजर स्ट्रिंग, तो ये उस वाले कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल करेगा जिसमें 2 वेरिएबल्स की बात हुई है। ये तीसरे के लिए हो गई और ये चौथे के लिए हो गई। और यहाँ मैंने क्या किया है कि इनको डिस्प्ले का काम किया है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि E1 नाम का मैंने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड मौजूद है। तो ये होगा क्या कि उसे इटसेल्फ कॉल करेगा। तो चूंकि उसमें मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया है तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और ये 3 अलग अलग जो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं इनके द्वारा जो पैरामीटर की वैल्यू पास की गई है उसको यहाँ डिस्प्ले कराने का काम किया गया है। तो ये हमारा एक उदाहरण है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। अब हम लोग इसको यहाँ जावा में कंपाइल करके इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया है और कंपाइल करने के बाद मैं इसको यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो रन करने पे अगर आप देखोगे तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है। पहले XYZ इंडस्ट्री जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था बिना पैरामीटर वाला वो कॉल हुआ। अब दूसरे से मैंने 2 वैल्यू भेजा था तो 101 और मोहित आया। तीसरे वाले से मैंने 3 वैल्यू भेजा था 102 गणेश 25 तो ये आया। और लास्ट में मैंने 4 वैल्यू पास की थी तो वो आया। तो इस प्रोग्राम में मैं ये आपको समझाने का काम कर रहा हूँ कि हम लोगों ने मेथड्स कई रखे हैं और मेथड्स के नाम सेम है और उनके नाम सेम है क्लास के नाम से, तो वो कंस्ट्रक्टर के साथ ओवरलोडिंग का काम कर लेता है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था हमारे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में और उसका एक प्रोग्राम भी बना के मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट। तो ये आता है हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब हम लोग बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। जिन लोगों ने C++ पढ़ा हुआ है, क्योंकि C++ ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है तो इन टर्म्स से वो परिचित होंगे। पर जो नए हैं, नाम से ही पता लग रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर माने कोई अगर एक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है तो उस ऑब्जेक्ट की जो मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की है अगर वही ही सेम वैल्यू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मेंबरों को मैं कॉपी करा दूं और वो भी कंस्ट्रक्टर के माध्यम से, माने हमें करना ना पड़े, हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें और एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे में कॉपी हो जाए, तो उसे हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो हमारा जो जावा है यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर वाली सुविधा नहीं है। नहीं है का मतलब ये हुआ कि C++ में एक कॉपी कंस्ट्रक्टर करके तरीका होता था, उससे हम लोग कर लेते थे। तो जावा में होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर मगर वो C++ के तरीके का नहीं होगा। उसके लिए 3 तरीके हैं, इनसे हम कर सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टर के माध्यम से कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे में असाइन कर सकते हैं,
दूसरा बिना कंस्ट्रक्टर के माध्यम से कर सकते हैं, और तीसरा एक मेथड होता है क्लोन मेथड, हम उसके जरिए कर सकते हैं। तो सिंपल सा है बात कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का उद्देश्य यह है कि एक ऑब्जेक्ट के मेंबरों की वैल्यू को दूसरे में अगर हम कॉपी कराएं तो उसके लिए एक विथ कंस्ट्रक्टर हो सकता है और एक विदाउट कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम करेगा, वो भी कंस्ट्रक्टर के माध्यम से। प्रोग्राम वही है जो मैंने पीछे ओवरलोडिंग में बनाया था। मैंने एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया, इसके 4 मेंबर हो गए। अब यहाँ एक मेथड है, इसका नाम भी एम्प्लॉय है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। और यहाँ पे मैंने चारों इनके पैरामीटर लिए हैं और चारों की वैल्यू मैंने रिसीव करा दी है। अब अगर आप देखो तो एक एम्प्लॉय नाम का और आ गया, तो इसका मतलब ये भी कंस्ट्रक्टर होगा मगर ओवरलोडेड हो रहा है। ऊपर भी एम्प्लॉय है, नीचे भी एम्प्लॉय है, मगर ऊपर वाले में 4 डेटा मेंबर थे, इसमें अगर आप देखो तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो इसका मतलब ये जब कॉल होगा तो इसे एम्प्लॉय वाले के ऑब्जेक्ट की वैल्यू सप्लाई की जाएगी जो ई में रिसीव होगी, और ई के माध्यम से उसके मेंबरों की वैल्यू इन्हें रिसीव हो जाएगी। और फिर यहाँ पे मैंने इनको प्रिंट करने का काम किया है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हुआ ये है कि पहले E1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि इसमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है इसलिए 4 वैल्यू भेजी गई। और अगर E2 को अगर आप देखो तो यहाँ पर जो E1 नाम का ऑब्जेक्ट बना था उसके रेफरेंस को भेजा जा रहा है। तो E1 के मेंबरों की जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी हमारे इन वेरिएबलों में। और इसको अगर आप देखो तो यहाँ डिस्प्ले कॉल किया गया है और E2 का डिस्प्ले कॉल किया गया है। तो होगा ये कि हमारे E1 के मेंबरों की जो वैल्यू है वही सेम असाइन हो जाएगी हमारे E2 की। तो एक कंस्ट्रक्टर के माध्यम से हम लोगों ने कॉपी किया एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में। चलिए इसे भी कंपाइल करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ और फिर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं। तो देखो आप 101 मोहित 37 9000 ये E1 वाले के मेंबरों की वैल्यू थी और वही सेम वैल्यू E2 में हमने कॉपी करा दिया। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है और वो भी विद किसके है, कंस्ट्रक्टर के माध्यम से है। अब हम चाहें तो विदाउट कंस्ट्रक्टर भी हम ये काम कर सकते हैं असाइन के माध्यम से। तो उस प्रोग्राम को भी मैं देख लेता हूं, आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूं कि कैसे वो काम करेगा। तो यहां देखें अगर तो ये बिना कंस्ट्रक्टर के होगा, कॉपी का काम करेगा। मगर ये तो यहां मैंने सेम वही 4 मेंबर लिए, एक कंस्ट्रक्टर बनाया वैल्यू को, चारों वैल्यूओं को असाइन करने के लिए। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर एक और मेथड बनाया गया है मगर वो इम्पटी है, माने उस मेथड में कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। और ये भी है ओवरलोडेड। अगर आप देखो तो यहाँ दोनों का नाम सेम है मगर इनके पैरामीटर में अंतर है, डिस्प्ले कर दिया गया। अब अगर आप देखो तो E1 के माध्यम से ये चारों वैल्यू दे दिया गया और E2 एक ऑब्जेक्ट बना। और यहाँ पे चूंकि देखिए ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा ये उस मेथड को कॉल करेगा जिसमें 4 वैल्यू मैंने ऊपर रिसीव कराई है उसके लिए हो गया। और इसके थ्रू जो इम्पटी वाला है, चूंकि पैरामीटर यहाँ नहीं भेजा गया है, तो इम्पटी वाले के माध्यम से इसका E2 बनेगा। अब अगर आप देखो तो E2 में E1 के मेंबरों के वैल्यू को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है। तो यहाँ असाइन ऑपरेटर के माध्यम से इनको यूज किया जा रहा है, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया गया था कि ऑटोमेटिकली वो हो जाए। तो इस प्रोग्राम को भी अगर आप देखोगे तो इसका आउटपुट वैसे ही आएगा जैसे हमारे कंस्ट्रक्टर वाले का आया था। तो चलिए इसको भी कंपाइल कर लेते हैं और इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए सेम वही आउटपुट आ रहा है जो यहाँ पर ऊपर आया था, पर इस पहले वाले प्रोग्राम में
हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर मेथड के जरिए कॉपी का काम किया था। यहाँ बिना कंस्ट्रक्टर के जरिए यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के माध्यम से हम लोगों ने ये काम किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में जरूर आप लिखिएगा। एक क्लोन मेथड भी होता है, मगर क्लोन मेथड को मैं अभी इसलिए नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि जब आप इनहेरिटेंस और जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, उसके लिए हम लोग इंटरफेस का यूज करते हैं। तो जब आप उन्हें पढ़ लेंगे तो उस स्थिति में ये क्लोन वाले मेथड का यूज कर पाएंगे। अगर मैं अभी उसे डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा। फिलहाल मैंने दो बताया है, एक बाई कंस्ट्रक्टर और एक बाई असाइनिंग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में, यानी बिना कंस्ट्रक्टर के। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को लीजिए। कोई नया वीडियो में बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। मैं आप से आज्ञा चाहूंगा। मेरा क्लास आज का यहीं समाप्त हो रहा है। कल मैं आपके लिए नया वीडियो फिर लेके आऊंगा और आगे के जो सिलेबस हैं उनकी बातों को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।